राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृतकों की संख्या कम करने के लिए देश की पूर्वानुमान प्रणाली को सरल और अधिक सटीक बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रदान करने के बाद राष्ट्रपति ने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए जानमाल के नुकसान का जिक्र किया है। जब धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात होती है तो समझ में आता है कि मानव इतिहास उसका एक छोटा सा भी हिस्सा है। ह्यूमन इवोल्यूशन में भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की भूमिका पर आज गहन अनुसंधान हो रहा है। हमारे आसपास हो रहे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स को समझने और उनका सामना करने के लिए भी जियोलॉजी की विस्तृत और गहरी समझ होना आवश्यक है। जियोलॉजी एक बहुत स्पेशलाइज्ड स्टडी है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा से भी भूगर्भ से जुड़ी घटनाओं के महत्व का पता चलता है। जब कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होता है तो उसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है और ये पैराडाइम शिफ्ट से भी बड़ा होता है। हमारे देश में अनेक महान जियोलॉजिस्ट के उदाहरण हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और इंडियन जियोलॉजी में पथप्रदर्शक बने। मैं यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय निर्देशक श्री MS कृष्णन और श्री DN वाडिया का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्होंने भारत में जियोलॉजिकल स्टडीज को स्थापित किया। आप सबका ये कर्तव्य है कि आप उनकी सोच और कार्य से प्रेरणा लें, इस क्षेत्र और देश के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए खनिज उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि देश में किए गए सुधार और नवाचार न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी कारगर साबित हो रहे हैं। भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहा है। मुझे बताया गया है कि खान मंत्रालय ने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की गई, जो देश भर से जियो साइंटिफिक डेटा को समेकित करता है। ये सराहनीय है कि GSI खनिज अन्वेषण की नई टेक्निक खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरती टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहा है। ऐसे अनेक कदम खनिज संसाधन की खोज और खनन में सहायता कर रहे हैं, जिससे हम अपने प्राकृतिक संपदा को बेहतर ढंग से समझने और उसका उचित उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में तीसरे RSIP यानी राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया है। प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला है। युवाओं को लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षुओं को संसद के कामकाज का बारीकी से निरीक्षण करने, तथ्यों को गहराई से जानने, जिज्ञासु होने और तकनीकी उपकरणों का पूरा उपयोग करने की सलाह दी है। Everyone is relevant with the degree and credentials. So, and then what is our Indian philosophy? Our Indian philosophy is कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. You know it. It says a lot of things. Work is worship.
We must continue to work till the last breath. We must work for an object, but not for commendation. काम करना अपने आप में जरूरी है, सही रास्ते पर काम करना, गंभीरता से काम करना, राष्ट्र हित में काम करना, और नतीजे के लिए काम करने वाले को नतीजा मिलता नहीं है। काम करोगे नतीजा आएगा, कई बार नहीं भी आएगा। चंद्रयान 2 एक उदाहरण है। बहुत सफलता मिली पर पूर्ण सफलता नहीं मिली। पर उस महान यज्ञ को पूर्ण आहुति मिली चंद्रयान 3 से, पर उसकी जड़ के अंदर चंद्रयान 2 का प्रयास था। वी मस्ट कीप ऑन वर्किंग। कुछ भी उम्र हो, कुछ भी स्थिति हो, सर्वश्रेष्ठ हालात वो है कि आदमी काम करते करते अपने मेकर से मिले। वी मस्ट लीव आवर सोल, लिबरेट आवर सोल while being in harness of work. ये धारणा की काम की कोई उम्र होती है, इसका कोई आधार नहीं है। हर उम्र में आदमी को कार्यशील होना चाहिए। बल्कि सरकारी नौकरी से जब लोग रिटायर होते हैं तो कहा जाता है कि कुछ न कुछ करते रहिए वरना जल्दी बूढ़े हो जाओगे। तो काम करने से बुढ़ापे को भी तकलीफ होती है, वो आपकी जिंदगी में नहीं आ पाता है। कभी आप नदी में खड़े हुए हो, वहां कदम ताल नहीं करते हो तो फट गिर जाओगे, मिट्टी पांव से निकल जाएगी। So work is worship. You are too young to take a call on this, but you must optimally perform your work with dedication. कुछ चीजें समाज में खतरनाक आ गई हैं, दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं, हमारी बात ही करेंगे। Only my way and no other way. We must have full respect for the other point of view. How can we as human beings, intellectual beings, discard consideration of the other point of view? We may not agree, we may disagree, we may 100% disagree, but we cannot go to the extent we will not consider the other point of view. And you will find in life quite often the other point of view, the correct point of view. आज के दिन प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा किसका स्टेक है? आप लोगों का है। If we will be having Viksit Bharat 2047, your effort will be maximum. You are the most vital stakeholders of sustaining democracy, flourishing democracy, blossoming democracy. And इसीलिए जरूरी है कि जहां राष्ट्र हित का मामला है, राष्ट्र भावना का मामला है, उसको यदि अगर कोई राजनीतिक नजर से देखकर आकलन करता है, खुद के स्वार्थ को देखकर आकलन करता है, वो नितांत गलत है, देश हित में नहीं है। उसको अविलंब पहले सुधारने की आवश्यकता करनी चाहिए, और फिर भी सही रास्ते पर कोई नहीं आता है तो कुंठित करनी चाहिए। लेट मी पुट अ चैलेंज टू यू। द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द सोसाइटी टुडे इज दैट पीपल इन अथॉरिटी, people who held high constitutional positions, people who earned your respect, that oh, he was a good foreign minister, he was a good foreign diplomat, he was a good RBI governor. If such people holding such high positions at one point of time lead you astray, you have to be vigilant. Indian democracy is too stable for the world
to be unsettled by any power. Our democracy was unsettled once during the draconian emergency. You must do study on this. More than 1 lakh people arrested during emergency. How many of them became prime ministers, vice presidents, governors, presidents? Then, because you may have forgotten it, learn it now, that how can in a democracy those people who later contributed to our democracy were put in jail? They never knew when they will come out. How come in that period the Supreme Court failed? Not the nation, the democracy, the humanity. And how 9 high courts rose to the occasion to help the citizen. All 9 were turned down by the Supreme Court. You have to study that. Why do we have a Constitution Day now? It was done only in last decade. We need to know, because Constitution defines our way of life. It defines our democracy. Preamble of the Constitution you must study. Is our heart. But initially Supreme Court held it is not part of Indian Constitution. I'm sure you are surprised. At one point of time Supreme Court held. But later on it held preamble is an integral part of the Constitution. So you will have to be known by the knowledge you gather here and which you can softly indicate to others. That's where we go. You must be in a position on any issue to help your member parliament. ये तस्वीरें हैं भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों की गर्माहट की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कई करार पर सहमति बनी। दोनों देश अपनी विस्तारित रणनीतिक साझेदारी को समग्र रणनीतिक साझेदारी का रूप देने और सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद दोनों देशों के बीच पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संचार, वित्तीय तकनीक समेत 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही भारत और मलेशिया CEO रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर जोर दिया। भारत और मलेशिया के बीच एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 1 दशक पूरा हो रहा है और पिछले 2 सालों में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सहयोग से हमारी पार्टनरशिप में एक नई गति और ऊर्जा आई है। आज हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की। हमने देखा कि हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी और बहुत पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर जोर देते हुए सेमीकंडक्टर, AI, फिनटेक,
और क्वांटम जैसे नई प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। नए तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि सेमीकंडक्टर, फिनटेक, रक्षा उद्योग, एआई और क्वांटम में हमें आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। हमने भारत और मलेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रिव्यू में गति लाने पर बल दिया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए डिजिटल काउंसिल की स्थापना करने का और स्टार्टअप अलायंस बनाने का निर्णय लिया है। भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। आज सीईओ फोरम की मीटिंग से नई संभावनाएं सामने आई हैं। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी चर्चा की। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सख्ती बरतने की प्रतिबद्धता जताई। हम दोनों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी बात की है। आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। मलेशिया में रह रहे लगभग 3 मिलियन भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक लिविंग ब्रिज है। भारतीय संगीत, खानपान और फेस्टिवल से लेकर मलेशिया में तोरण गेट तक हमारे लोगों ने इस मित्रता को संजोया है। पिछले वर्ष मलेशिया में हुआ पीआईओ डे एक बहुत सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम था। जब हमारे नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई तो उस ऐतिहासिक क्षण का जोश मलेशिया में भी देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही। आज वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट संबंधी समझौते से भारत से वर्कर्स की भर्ती के साथ साथ उनके हितों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए हमने वीजा प्रोसीडर्स को आसान बनाया है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। अब आईटेक स्कॉलरशिप के अंतर्गत मलेशिया के लिए साइबर सुरक्षा और एआई जैसे अत्याधुनिक कोर्स के लिए 100 सीटें विशेष रूप से आवंटित की जाएगी। मलेशिया की यूनिवर्सिटी तुनकू अब्दुल रहमान, उसमें एक आयुर्वेद चेयर स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मलया यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान केंद्रीयता को प्राथमिकता देता है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया भारत का अहम पार्टनर है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। हम सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए। 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए भारत पूरा समर्थन देगा। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप
फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट के लिए प्रतिबद्ध है और सभी विवादों के शांतिपूर्वक हल का पक्ष रखते हैं।